नमस्कार मित्रों। मैं नमिता सचान सुंदर उपस्थित हूँ सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल के समस्त श्रोताओं के सम्मुख उनकी एक और कहानी लेकर। इस कहानी का शीर्षक है एक असमाप्त कथा। वस्तुतः ये सुमति जी के कहानी संग्रह असमाप्त कथा की शीर्षक कहानी कह लीजिए है। असमाप्त कथा जो उनका कहानी संग्रह है, उससे हम अब तक आपको इस कथा को छोड़कर, इस कहानी को छोड़कर सारी कहानियां सुना चुके हैं। यानी ये उनके कहानी संग्रह, सुमति अय्यर जी के कहानी संग्रह असमाप्त कथा की अंतिम कहानी है, एक असमाप्त कथा। कथा हमारे समाज की एक विभत्स सच्चाइयों को सामने लाने वाली, इसमें आंतरिक संघर्ष है बच्ची का, और बहुत बारीकी से सारी उठापटक को सुमति जी ने कलमबद्ध किया है। इस स्तर तक और इस तरीके से संप्रेषित की है अपनी बात कि कहानी से जुड़ते जुड़ते हम भीतर तक हिल जाते हैं। चलिए कहानी के विषय में और ज्यादा न कुछ कहते हुए आप सबको जोड़ते हैं सीधे कहानी से। कहानी एक असमाप्त कथा। उसे लगता जैसे एक भयानक सन्नाटा उसके भीतर घर कर गया है। वो चीख कर बहुत कुछ कहना चाहती है, कह डालना चाहती है बहुत कुछ चीख कर, ताकि इस खौफनाक सन्नाटे से उसे मुक्ति मिल सके। पर सिर्फ एक लंबी सांस खींच कर रह जाती है। वो आंखें मूंदती हैं तो नथुनों में जमे हुए रक्त की दुर्गंध फैलने लगती है। कमरे के बीचों बीच पड़ी हुई लाश और उसके चारों ओर झुके आदमखोर गिद्ध। कभी वो लाश मां की सी लगती है, कभी दिघू के बैलों की, कभी दिघू के बच्चे की, और गिद्ध बाबा, रघु, सेतना और मुखिया की शक्लों में तब्दील होने लगते हैं। वो सिहर कर उठ बैठती है, सच सच बता देना चाहती है सबको, वो सच जो उसके सिवा कोई नहीं जानता। पर बस होंठ फड़फड़ा कर रह जाते हैं, कह वो कुछ नहीं पाती है। वार्डन का स्वर सन्नाटे को तोड़ता है। She is shocked. It will take time to recover. Poor child. She lost her mother last week. सबके चेहरे पिघलने लगते हैं। उसे देखकर सहपाठिनें, अध्यापिकाएं सब उसे घेरने लगती हैं, सांत्वना सी देती हुई। लगता है सबके पास शब्दों की शक्ति ही चुक गई है। आश्वस्त करती सी दृष्टि और स्नेह भरा स्पर्श उसे देकर उसे वे सब उस हादसे से मुक्त करना चाहती हैं। पर वो तो तलाश में है उन सही सही शब्दों की जो उस पूरे हादसे को ठीक ठीक बयान कर सके। पर कहाँ खो गए हैं सारे शब्द? वार्डन भीड़ को देखकर झल्ला जाती है और सबको कमरे से निकाल देती है। एकदम अकेली रह जाती है वो कमरे में। कई बार उसका मन होता है
कि वार्डन का हाथ थाम ले और उन्हें बता दे कि उसकी मां की मौत नहीं, हत्या हुई है। यस, शी हैज बीन किल्ड, शी हैज बीन मर्डर्ड। पर सहसा एक वर्जना भरा हाथ उसके होठों को दबा देता है और वो निढाल सी लेट जाती है। अकेले सन्नाटे में कमरे से लड़ती हुई। यही क्रम पिछले सप्ताह भर से चला आ रहा है। लोग सोचते हैं कि वो एक निकटतम संबंधी की मौत के हादसे से त्रस्त है, पर कैसी विडंबना है कि वो उस निकटतम संबंधी की मौत से अधिक उसके 20 वर्षीय वैवाहिक जीवन की उस परिणति से त्रस्त है जिसका आधार पारस्परिक अविश्वास और वैचारिक असमानता रहा है। उसकी मां की मौत की वजह उसके बाबा ही रहे हैं। इस यथार्थ का बोध ही शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। उसे अब भी याद है, अब भी याद है उसे मां का गिरता हुआ शरीर, लाल होती जमीन, फटी हुई बोरियों में से बिखरे चावल के दाने और उनके ऊपर खून से लथपथ मां की निर्जीव देह। एक बार चीखी तक तो नहीं थी मां। उनकी मौत एक बेआवाज घटना थी। जिस तरह चुपचाप वे जीती रही थी, मरी भी उसी तरह बेआवाज। सच है कि अन्याय की ताकत के खिलाफ खामोश विद्रोह करने वालों की मौत शायद ऐसे ही होती होगी। वहां इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि मरने वाले और मारने वालों के बीच रिश्ता क्या था। मरने वाला सिर्फ विद्रोही या अपराधी होता है और मारने वाला व्यवस्था का रक्षक, उसका एक अंग होता है। यूं आजादी के पहले नेकी की शक्तियों को महापुरुषों का विशेषण मिला करता था। इतिहास इसका प्रामाणिक साक्ष्य है। ये तमाम नाम इतिहास में दर्ज हैं, आगामी पीढ़ियों के लिए आदर्श उदाहरण के रूप में। पर वो इतिहास तो अब सत्ता और ताकत की विरुद्धावली बनकर रह गया है। कैसी प्रवंचना है कि अब जब भी मां का जिक्र आएगा, बाबा की विरुद्धावली में एक और विशेषण जुड़ जाएगा, देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार राजनीतिज्ञ का। मां इतिहास में दफन हो जाएगी और बाबा दर्ज। वो सिहर कर रह गई। घबराकर उसने आंखें मूंद ली। ढेर सी किरचें जैसे आंखों में चुभ गईं। छटपटा कर आंखें खोल दी। नम हो गई थी उसकी आंखें। कितना चाहती है कि एक झटके से मुक्त हो जाए, उससे भी जो उस रात देखा था और उससे भी जो अब देख सुन रही है, पर हो नहीं पाता। मां के रक्त की गंध जैसे हवा में घुल गई है। पुलिस के कुत्ते भी उसे सूंघ नहीं पाए होंगे। बाबा की सदाबहार मुस्कुराहट के सामने अपने मालिकों की तरह दुम हिलाकर रह गए होंगे। उसने सूजी हुई लाल आंखों से देखा था कि किस आश्वस्त भाव से बाबा ने मुखाग्नि दी थी। यूं भी मां उनके जीवन में बहुत पहले ही अनुपस्थित हो गई थी। वे लोग केवल संबंधों की डोर अपने अपने सिरे पर थामे हुए थे। धुरी उसकी उंगलियों पर टिकी थी। ऐसा नहीं था कि बाबा और मां
दोनों में से कोई उस सिरे को झटकना नहीं चाहता हो, पर बाबा को शायद अपने मंत्रित्व के इमेज की चिंता थी। और माँ क्यों? वो आज तक समझ नहीं पा रही है, क्या संस्कारों ने माँ को एकदम बौना कर दिया था? लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ आदर्श पुरुष हो गए। निजी हितों की अपेक्षा देश के हित को अहमियत देने वाले राजनीतिज्ञ रहे ही कहां। राजनीति तो एक व्यवसाय मात्र है पेट भरने का। उसे विश्वास नहीं होता कि क्या सचमुच मां का विद्रोह इतना कमजोर पड़ गया था कि तमाम आरोपों की गिरफ्त में इतनी आसानी से आ गया। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यवस्था का दैत्य लगातार गुलिवर की तरह विकराल होता चला जा रहा है। भीतर की नसों में कोई रुका हुआ प्रवाह फूट पड़ता है और वो हिचकियां लेने लगती है अनजाने में ही। उस टूटती हुई रात के हादसे की एकमात्र गवाह शायद वही थी। शेष सभी या गूंगे बहरे हो गए थे या उनकी जीभ की कीमत तय कर ली गई थी। पर वो तो उनकी अपनी बेटी थी, उनका अपना अंश। पर कितनी अजीब बात है कि उसे भी जैसे कुछ याद नहीं पड़ता। अब याद आती है तो सिर्फ मां की देह। आसपास के चेहरे भी अब स्मृति में गड्ढमड्ढ होने लगे हैं। किसकी ओर उठाएगी उंगली वो? कुछ याद आए तब ना। क्या हो गया है उसकी याददाश्त को? दूसरे ही दिन लौट आई थी वो। बाबा ने अपनी ओर से उसे रोकने का पूरा प्रयास किया था, पर वो रुकी नहीं। पता लगा था कि बाबा ने 4 दिन में ही उठावनी कर दी थी। पत्नी का शोक कब तक मनाता रहूं? पूरा इलाका तबाह हो रहा है सूखे में। अभी अपनी तमाम माताओं, बहनों और भाइयों के आंसू पोंछने हैं। ऐसे में ना, मैं इतना नीच नहीं हो सकता। वे सायास शब्दों को होठों तक ठेल रहे थे। राजनीति ने बाबा को कुशल अभिनेता बना दिया है। शायद इसीलिए अभिनेताओं की कमी नहीं है। उठावनी के तुरंत बाद बाबा सूखाग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर निकल गए थे। बाबा का वक्तव्य उसने अखबारों में ही पढ़ा था। अखबारों ने उन्हें देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ, आदर्श राजनेता, जाने क्या क्या विशेषण दे डाले थे। बाबा का कहना था कि उन्हें अपने नक्सलवादियों से संबंध होने का संदेह था। इसके कारण घर पर झगड़ा भी होता रहा था और इसी आत्मग्लानि में उनकी पत्नी ने आत्मघात कर लिया। जो भी हुआ शायद ठीक ही हुआ। बाबा ने इस वाक्य को जिस अंदाज में बोला था, लोग अभिभूत ही नहीं, खासे द्रवित भी हो गए थे। राजा राम को पूजने वाले देश में पत्नी छोड़ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की पूजा में कुछ अस्वाभाविक था नहीं। एक अखबार ने तो यहां तक लिख दिया था कि डॉक्टर नरेंद्र एक आदर्श हैं, पर वो सब कुछ देख सुनकर भी चुप है। चुपचाप अखबार पढ़ लेती है, टीवी पर खबरें देख सुन लेती है, कहती कुछ नहीं है।
कमरे में पड़ी कभी सूखी आंखों को मूंद कर सोने की कोशिश करती, पर नींद नींद जैसे कहीं दूर छूट गई है। बुखार है कि कभी तेजी से चढ़ता है तो कभी एकदम पसीने से तर हो जाती है वो। यही होता आ रहा है पिछले सप्ताह भर से। सब कुछ शांत हो गया है, पर वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है। कभी कभी तो उसे लगता है कि वो सबके शांत होने की प्रतीक्षा में ही मौन रही है। अब वो बुदबुदाएगी भी तो सब लोग सुन लेंगे। हाँ, उसे कहना होगा। माँ की बेआवाज मौत ने उसे फुसफुसाहट का साहस तो दे ही दिया है। वो करवट लेती है। खौफनाक मौन में डूबा हुआ है पूरा हॉस्टल। वो मुंह खोलती है ना, आवाज साथ नहीं देती। वो परेशान सी उठ बैठी है। माँ, माँ आत्मघाती कैसे हो सकती थी? उसे विश्वास नहीं होता। माँ जिसके सीने में इतनी आग छिपी हो, एकदम अलाव किसी धधकती आग, इस आग से वे मशाल जला सकती थी, किसी को पकड़ा सकती थी, पर उनकी आंच में खुद अपने को जला लें, ये बात उसके गले नहीं उतरती। माँ को वो जितना समझती है, शायद उतना और कोई नहीं समझता। माँ की याद अब विश्व रूप लेने लगी है। माँ उसके लिए व्यवहारिक अर्थों में सिर्फ माँ नहीं थी, उससे भी बढ़कर उसकी अंतरंग सखी, उपदेशिका, मार्गदर्शिका थी। जब से समझदारी की उम्र में आई है, माँ और बाबा को आम माता पिताओं की तरह कभी सहज एक दूसरे पर मुग्ध नहीं देखा। छुट्टियों में आती तो रेगिस्तानी घर में थोड़ी सी पुरवाई ले आती, वरना माँ और बाबा के शीत युद्ध में घर की दीवारों ने हल्के क्षण तो देखे ही नहीं होंगे। अक्सर वो छुट्टी बिताकर शहर लौटने लगती तो माँ उदास हो जाती। तेरे लिए तो एस्केप है सुलू, तू चाहे तो कहीं लौट सकती है, एक जगह तो है लौटने की, पर मैं। माँ की उदास मुद्रा को देखकर लगता जैसे वे कोई अभिशप्त राजकुमारी हैं, किसी खूंखार राक्षस के पंजे में फंसी हुई। मन तब राजकुमार होने लगता, उनको छुड़ा ले जाने को आतुर। थी भी तो एकदम राजकुमारी की तरह, बड़ी बड़ी काली आंखें, घुंघराले बाल, लंबा कद। माँ बस नौकरी लग जाए तो देखना तुझे अपने पास ही रखूंगी, यहां से निकाल कर ले जाऊंगी। माँ हंस पड़ती, सुलूरी तब तक तो ये सब मुझे खा डालेंगे, मांस का टुकड़ा तक न बचेगा ले जाने को। माँ ने ही बताया था कि मानव मात्र से प्यार करने वाले संस्कार उन्हें अपने पिता से मिले थे। मदर टेरेसा, सिस्टर निवेदिता, शारदा और कस्तूरबा की जीवनियां बचपन से घोल कर पिलाई गई। नाना पक्के गांधीवादी थे और कई बार जेल हो आए थे। बाबा से जब विवाह हुआ, वे गांव के एक सरकारी अस्पताल में तैनात थे। माँ इस विवाह से खुश थी, उनके सपने ही कुछ इस तरह के थे। उनका विचार था कि बाबा के साथ मिलकर मानव सेवा का सुयोग उन्हें मिलेगा। बीमार, लाचार और विपन्न लोगों के लिए वे जो कुछ करना चाहती थीं,
बाबा का पेशा उस सपने को पूरा करने में सहायक होगा। पर बाबा ने पहले ही दिन उन्हें बता दिया था कि वे गांव में किसी आदर्श के तहत नहीं रह रहे। मजबूरी भी कतई नहीं थी। चाहे तो चुटकी में तबादला करवा सकते हैं, पर वे कुछ और करना चाहते हैं। माँ जब कुछ और की असलियत समझी तो देर हो चुकी थी। डॉक्टर का पेशा महज उनके लिए पैसा बनाने का जरिया था। फिर डॉक्टरी में कम, गांव की राजनीति में ज्यादा रुचि लेने लगे। प्रधानी, सरपंच के दांव पेच से लेकर भूमिपतियों की तमाम धांधलेबाजियों में शरीक रहते। पहले तो वे उनके फैमिली डॉक्टर बने, फिर वो डॉक्टरी का चोंगा भी उतार फेंका और सक्रिय राजनीति में कूद गए। विधानसभा के चुनाव में विजयी क्या हुए, माँ और बाबा के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई। माँ का उसके जाने पर अक्सर यूं उदास होकर कहना उसके लिए नया नहीं था, पर अब सोचती हूं तो शुरुआत का सिरा ही नहीं मिलता। तपंदा की घटना तो जैसे निमित्त मात्र थी। दरअसल सच तो ये है कि वैचारिक स्तर पर माँ और बाबा एक दूसरे से जुड़ ही नहीं पाए। वे जैसे एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। व्याकरण की दृष्टि से सत्ता और सत्य के बीच अक्षर भर का फर्क हो, पर यह फर्क जीवन में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास उन दोनों को देखकर होता था। यही बुनियादी मतभेद उनके पारस्परिक नफरत का कारण भी बना। माँ और बाबा एक दूसरे से खामोश नफरत करते थे। पिछली बातें तो याद नहीं, माँ की बताई वजह ही रही होगी। उसकी याद जब पीछे लौटती है तो लगातार उससे यही लगता रहा है कि माँ और बाबा में रूप साम्य तक तो नहीं रहा। लंबे घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी संवेदनशील आंखें, गंठा हुआ बदन और खिलखिलाती मोतिया हंसी, ये माँ की पहचान थी। और बाबा बाबा किसी अभिशप्त यक्ष की तरह छोटा कद, छोटी आंखें, चौड़ा माथा, गहरा सांवला रंग। सरकारी मशीनरी में तमाम उल्टे सीधे चलते हुए जंग लगे पुर्जे की तरह वे भीतर बाहर से कस गए थे। हंसते भी तो तौल कर, बातें करते तो लगता फरमान जारी कर रहे हैं। अपने खास लोगों के दरबार में वे हंसते, ठहाके लगाते, पर घर की दीवारों के अंदर वे कुछ और हो जाते थे। पर तपंदा आज भी नहीं भूलता उनका संवेदनशील चेहरा। चेहरा क्या, पूरा आईना था। सांवले चेहरे पर सदाबहार हंसी, शरद पूर्णिमा की तरह उजली हंसी। दोस्त तो वे बाबा के ही थे, पर बाबा से कम माँ से ज्यादा पटती थी। खास दोस्त होने की वजह से वक्त बेवक्त घर आने की पूरी छूट थी। बाबा को अपने ही जंजालों से फुर्सत नहीं मिलती थी, सो वक्त बेवक्त पर घर आने वाले तपंदा की मिजाज पुरसी से लेकर खिलाने पिलाने का जिम्मा माँ को ही उठाना पड़ता था। पर माँ उन्हें बाबा के दोस्त से ज्यादा निहायत सैद्धांतिक व्यक्ति के रूप में आदर करती रही। तपंदा जब भी बातें करते पुरजोर तैश में। नौकरी वो छोड़ चुके थे, पर अंतर सिर्फ इतना था कि बाबा की तरह मुनाफे के लिए नहीं,
सिर्फ सिद्धांतों के लिए छोड़ दी थी। यूं गांव वे सोशियोलॉजी के रिसर्च के सिलसिले में आए थे। फिर शोध कार्य तो एक और धरा रह गया। भूमिहीन मजदूरों के साथ उठते बैठते, उन्हें एकत्र कर जमीन और अपने अधिकारों के सवाल को लेकर उनमें नई चेतना जगाना चाहते थे। ठाकुरों के खेत में काम करने वालों को बेगारी नहीं करने देते। रिहायशी जमीन से उन हरिजनों को एक बार बेदखल किया गया था, वहीं से उनकी कानूनी लड़ाई भी अपने हाथ में ले ली थी। मां वैचारिक रूप से उनके साथ थी ही। तपंदा अक्सर आकर मां को ढेर सारी बातें सुनाते थे। मां उन्हें ध्यान से सुनती थी, सुझाव देती थी। एक दिन तपंदा ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा था, तो मां एकदम तैयार हो गई थी। उस दिन शाम घर लौटी मां को जितना खुश उसने देखा था, वो खुशी उससे पहले कभी नहीं थी। फिर तो मां अक्सर उनके साथ निकलती, खेतों में काम करने वाली औरतों के बच्चों को नहलाती, धुलाती, उन्हें खिलाती, बड़े बच्चों को पढ़ाती, महिलाओं के बीच बैठती, उन्हें लिखने पढ़ने से लेकर स्वास्थ्य तक की सारी बातें बताती, कानूनी अधिकारों को समझाने की कोशिश करती। यही नहीं, बाबा की बंद पड़ी डिस्पेंसरी का सामान उन्होंने अपने पास रख लिया था। जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करती। पुराने स्वेटरों के नए स्वेटर बनते, घर की पुरानी चादरें कंबल बांधकर उनके लिए भिजवाए जाते। पर यह सब करते हुए भी सतर्कता बरतती थी कि बाबा उन पर उंगली ना उठा सके। घर 2 हिस्सों में बंट गया था। मां और तपंदा जो भी योजनाएं बनाते, उन्हें बेअसर करने के ताने बाने बाबा अपनी बैठक में बुनते। ये घात प्रतिघात चलता रहता, पर घर उसी तरह नॉर्मल रहता। ना मां बाबा के खिलाफ कभी बोली, ना तो बाबा ने ही खुलकर मां का विरोधी किया। मां तो जैसे अपने लिए एक अजेय प्राचीर खड़ी कर लेती। बाबा और उनके दांव पेच सब बाहर छूट गए थे। उस प्राचीर की सीमा में तपंदा के अतिरिक्त केवल उसका प्रवेश मान्य था। यह नहीं था कि मां ने कोई अभेद्य दीवार खड़ी कर ली हो। दरअसल दोनों एक दूसरे को देखते थे, कुड़ते चिढ़ते भी थे, पर सभ्यता एवं शालीनता की एक सीमा रेखा थी, जिसे पार करने की मनाही थी। इकलौती होने के नाते वो दोनों की ही लाडली रही, पर बाबा की दांवपेंच वाली व्यस्तता ने उसे मां के अधिक निकट लाकर खड़ा कर दिया था। शासन करने की आदत बाबा के खून में थी। मां समझने लगी थी कि उनका विद्रोह कुछ नहीं कर पाएगा, लिहाजा उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया था। वे जिंदगी को अपने ढंग से जीने लगी थी। बाबा के पहले विधायक और बाद में मंत्री बनने के बाद उनके लिए ये आसान हो गया। बाबा अक्सर राजधानी में रहते। मां चाहती तो अलग हो सकती थी, पर शायद संस्कार उन पर इतने हावी रहे होंगे कि वे घर तोड़ने की बात सोच नहीं पाई होंगी। पर इतना उन्होंने जरूर किया था कि वे संबंधों को एक निश्चित नकार के साथ जीने लगी थी। तपंदा का इन्हीं दिनों आना जाना मां के लिए वरदान साबित हुआ। कभी कभी तपंदा हफ्ते भर के लिए गायब हो जाते तो मां का चेहरा उतर जाता, गुमसुम रहने लगती।
इसके विपरीत बाबा लौटते तो उनका चेहरा सूख जाता। उनकी उपस्थिति से जैसे उन्हें असुविधा होने लगती। हालांकि उनकी उपस्थिति के प्रति भी खूब उदासीन रहती वे। तपंदा लौट आते हफ्ते 10 दिन में, माँ तो खिल जाती, पर बाबा सख्त का सख्त चेहरा देखकर सहम जाती। उनका लौटना बाबा के लिए सुखद नहीं होता, इतना तो वो समझती ही थी। बाबा माँ और तपंदा की गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं थे, पर उन्होंने इस विषय पर लगातार जो मौन साधा था उसे आश्चर्य हुआ था। एक आध बार तो बाबा की उदारता देखकर उन पर तरस भी आता, पर वो भूल गई थी कि बाबा कुशल राजनीतिज्ञ थे और अवसर की तलाश में 4 कदम पीछे हटकर झपटने वाली चीता राजनीति का अंग थे। तपंदा का तौर तरीका बाबा को नापसंद था। वे अक्सर बातों में नक्सलवादियों की चर्चा कर उन्हें गालियां देते थे। साले जेल में सड़ेंगे तो सारी आग बुझ जाएगी, अंधेर गर्दी मजा रखी है सालों ने। ये तो सरकार की उदारता है कि सख्ती से पेश नहीं आ रही। तपंदा सिर्फ मुस्कुरा देते। ना नरेंद्र, ये काम इतना आसान नहीं होगा। आप यूं ही इस सजगता को राइट ऑफ नहीं कर सकते। अब तो यहाँ का शोषित भी अपने अधिकार समझने लगा है। सजगता? बाबा हंसते। ये तो गुंडागर्दी है सरासर। मैं जानता हूं ये देसी घड़ों में विदेशी दिमाग का काम है। अरे उनका तो कुछ नहीं होगा, मरेंगे ये साले, कुत्तों की बहुत मौत मरेंगे। हाँ। तपंदा कुछ देर मौन रहकर बोले थे, उनको मारने वाले तो देसी होते हैं ना दादा। पहले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले विदेशियों से पिटते थे, पर अब शायद वे उदास भी हो जाते। कभी कभी तो वे माँ से कहा करते कि उनका विश्वास भी इस आंदोलन से उठता जा रहा है, क्योंकि इन सब के बावजूद कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। वही शोषण, वही भूखमरी, वही सूखा। सत्ता की ताकत बहुत बड़ी है बौदी, एकदम सुरसा का मुंह, सब कुछ समूचा हजम कर लेने वाली। माँ आश्वस्त करती, पर आवाज उठाना भी तो मायने रखता है तपन। क्या आप समझती हैं बौदी कि आवाज के बल पर सत्ता की ताकत से लड़ा जा सकता है? आवाज को घोटने के तरीके कम नहीं हैं। तपंदा के प्रतिवाद में तलखी होती। ऐसा अगर हर युग में सोचा जाता तो फिर इतिहास एक सा रहता, कोई उतार चढ़ाव नहीं। माँ के वाक्य जिस विश्वास के साथ गूंजते थे, तपंदा सिर्फ चुप्पी लगा गए थे। उन दिनों वे कुछ विरक्त से हो गए थे। आंदोलनकारियों की पारस्परिक राजनीतिक दांवपेच और जहर उगलने वाले हिंसात्मक रवैये से वे असहमत थे। एक से छीनकर दूसरों को देने का मतलब एक को समाप्त कर दूसरे का घर भरना तो नहीं होता। फिर क्या फर्क रह जाता है सत्ता और आंदोलनकारियों में? उनके साथ के लोगों को उनके अहिंसात्मक रवैये से चिढ़ थी, पर वे अक्सर कहते थे कि उन्हें स्वयं गांधी की अहिंसा कतई रास नहीं आती। वे एक रास्ता खुद तलाश रहे थे, बीच का रास्ता। इसी बुनियादी मतभेद की वजह से वे अपना काम अपने ढंग से करने लगे थे। हालांकि इसमें उनके साथ कम लोग थे और ढेरों अड़चने आती। पेड़ों की जड़ों का तो विश्वास होना चाहिए ना। कहीं जड़ें विश्वास दिलाने के लिए बाहर निकलती हैं? नहीं ना। सब कुछ विफल ही सही, पर बुनियादी आदर्शों को तो हम बनाए रख सकते हैं। माँ का स्वर निश्चित आश्वासन से भरा होता।
तपंदा को शायद कुछ संबल मिलता। दोनों फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाते। बाबा सब कुछ देख सुनकर भी मौन बने रहते। उनका मौन माँ और तपंदा के कामों को नजरअंदाज करने वाला नहीं था, इसका एहसास हो गया था। शायद बाबा उन दोनों को नीचा दिखाने का माध्यम तलाश चुके थे, अवसर की प्रतीक्षा में थे। शाम का छुटपुटा था और तपंदा हमेशा की तरह आए थे। पिछले 2 दिनों तक वे 40 मील दूर एक गांव में काम करते रहे थे। तल्ख आवाज में उन्होंने बताया था कि उस गांव में पिछले सप्ताह ठाकुरों ने 8 हरिजनों की जान ली थी। नरसंहार के लिए जिम्मेदार अभियुक्त के रिश्तेदार पुलिस में थे। हालांकि पुलिस वाले छुट्टी पर गांव आए थे, बावजूद इसके सारी घटना को मुठभेड़ का नाम दे दिया गया। झगड़ा विवादास्पद जमीन में मवेशी के घुस जाने से हुआ था। मृत हरिजनों के खिलाफ झूठे मुकदमे गढ़े गए। वे उत्तेजित थे। कुछ भी नहीं हो सकता पढ़ना बौदी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता बौदी, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मन होता है कि मैं भी एक पिस्तौल उठा लूं और एक एक कर। वे बोलते बोलते रुक गए थे। तमाम कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी, पर उस शाम वे पूरी तरह निराश लग रहे थे। उन्हें इतना हताश कभी नहीं देखा था। देर तक बुदबुदाते रहे थे, यही रास्ता है अब बौदी, एक खूनी क्रांति की ही प्रतीक्षा है। मेरे हथियार लौटा दो। ना दो प्यार ना मोह, बस चंद हाथ और एक नया सूरज तुम्हारे आंगन में उतर आएगा। अक्सर वे यूं ही पंक्तियां गढ़ते थे। किसी भी गंभीर तनाव से अपने को मुक्त करने के लिए वे यही तरीका अपनाते थे। ये संयोग ही था कि तपंदा अपने उस उखड़े मूड में बाबा से बगैर मिले ही चले गए। बाबा उस दिन एक लंबे दौरे के बाद लौटे थे। बस बात यहीं से उठाई गई। तपंदा के जाते ही बाबा अंदर के कमरे से गंगा जली उठा कर लाए थे और मां से जाने क्या चाहा था। उस दिन तो वो समझ नहीं पाई, पर बहुत बाद में किसी दिन मां ने ही बताया था कि वे इस बात का आश्वासन चाहते थे कि वे तन मन धन से पवित्र हैं। खूब याद है उसे। मां कांप उठी थी, चेहरा लाल हो गया था। गंगा जली उनके हाथ से छीन कर तेजी से भीतर के कमरे में चली गई थी। लौट कर एक बार सिर्फ बाबा को घूर कर देखा था, फिर एक शब्द उनकी ओर जैसे थूक दिया था। छी! बाबा ने तमतमा कर हाथ उठा दिया था। उन्हें घसीट कर कमरे तक ले गए थे। दरवाजा भिड़ गया था। दरवाजे की दरार से छनती रोशनी भी जल्दी बुझ गई थी और वो अकेली छूट गई थी। उस रात अकेले छत पर सोते हुए भय से अधिक नफरत उगने लगी थी। बाबा के लिए उसकी नफरत की शुरुआत वहीं से हुई थी। पर उस रात के बाद मां का चेहरा ही नहीं, आवाज भी लोहे की तरह सख्त हो गई थी। तपंदा फिर गायब हो गए थे अपने ही चक्करों में। उस रात की घटना के ठीक 9वें महीने मां ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। मां न रोई थी न चीखी थी। उसकी आंखों में नफरत जैसे पिघल कर जम गई थी। बड़ी बड़ी सुंदर संवेदनशील आंखें एकदम सपाट हो गई थी। बाबा ने उसे जबरन राजधानी के हॉस्टल में डलवा दिया था। वो महीने में सिर्फ एक बार घर आती। उसके जाने के बाद
माँ एकदम अकेली हो गई थी। वो जब भी आती माँ उसे अपने से चिपका लेती, जैसे सपाट चेहरे के भीतर छिपा ममत्व उमड़ पड़ता। छुट बचपन से आदत थी माँ के साथ छत पर लेटकर तारे देखने की। माँ ने ही परिचय करवाया था ढेरों तारों से। ये शुक्र है, ये मंगल, ये हिरनी, ये सप्तऋषि। हॉस्टल से पहली बार घर लौटी तो आदतन माँ से पूछा था, माँ तारे नहीं दिखाओगी? माँ ने उससे मुस्कुराकर देखा था, फिर जाने किस गहराई से उनकी आवाज आई थी, पता है सुलू, अब मैंने तारे देखना छोड़ दिया है। स्वर में जाने क्या था कि वो पिघल गई। दरअसल कुछ लोग जब बातें करते हैं ना, तो लगता है वे नहीं, उनके भीतर की आत्मा पिघल रही है। माँ का स्वर कुछ ऐसा ही था। क्यों माँ? नहीं री, अब मुझे न मंगल दिखता है न शुक्र। ढेर सारे गिद्ध हैं जो मेरी ओर धीरे धीरे उतर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है एक दिन पूरा का पूरा आकाश गिद्धों से भर जाएगा और धरती पर सिर्फ लाशें होंगी। वो कांप गई थी। कैसी भयावह कल्पना थी माँ की। ये वही माँ थी जिसे दुनिया की हर चीज सुंदर लगती थी। उनका सौंदर्य बोध गजब का था। उतरती सांझ हो या लहलाते खेत, दिधु की बहती नाक वाली बिटिया हो या उसका सांवला रंग, माँ सबको सुंदर कहती। वही माँ जाने कैसी भयावह और विभत्स कल्पनाएं करने लगी थी। वो सहम गई थी। माँ से तपंदा के बारे में जानना चाहा था तो उन्होंने सहज भाव से सिर हिला दिया था। बीच में एक बार आए भी, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। माँ ने उस बार बताया था कि बाबा अक्सर उन दिनों नक्सलवादियों की धरपकड़, अंडरग्राउंड के छापों की बात बताया करते थे। हालांकि राजनीति में स्वयं वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, पर उसे पता था कि उन दिनों लोग राजधानी में भी खासे तनाव के बीच जी रहे थे। पुलिस सड़क पर थी और खोद खोद कर गलियों से लोगों को निकाल ले जाती थी। उन पर आरोप है तो ठीक, ना हो तो लगा दिए जाते थे। शहर पोस्टरों से अटे थे और 20 कमांडमेंट्स नुक्कड़ चौराहे पर लगे थे। कैंपों में नसबंदी और दफ्तरों में अनुशासन का जोर था। सहमा शहर, बधवाल महाउस। तपंदा रात बेरात एक आध बार आए तो माँ ने मना कर दिया था। शेर की मान में हिरन को कब तक बचाती? वे उन्हें यहाँ रखकर सुरक्षा नहीं दे सकती थी। बाहर उन्हें भेजकर वे परेशान रही थी। बाबा माँ के सामने जानबूझकर इस धरपकड़ की चर्चा करते। माँ के चेहरे में जिस परिवर्तन को वे देखना चाहते थे, उसे सिर्फ उसने देखा था उस रात। पर यह बात अब भी नहीं भूली जाती कि उस रात के सन्नाटे में माँ पिछवाड़े की कोठरी में अकेली फूट फूट कर रो रही थी। एकदम असहाय, बेसहारा रिश्ती चट्टान सी लगी थी वे। टार्च की रोशनी में बेखौफ सधे कदमों से वो इस कोठरी की ओर गई थी। घर के पिछवाड़े में बनी इस कोठरी में घर का तमाम फालतू सामान भरा रहता था। माँ शायद घर की दीवारों से अपनी कमजोरी छिपाना चाहती थी। बाबा की तमाम ज्यादतियों के बावजूद उनकी आंखें कभी नहीं भरी।
बाबा के पुरुषत्व के लिए चुनौती बनकर जीती रही थी, एक तिलमिला देने वाला मौन और उपेक्षा ओढ़कर। गंगा जल वाली घटना के बाद बाबा के कमरे में वो झांकने भी नहीं गई थी। बाबा की धूर्तता की सजा एक व्यंग भरी मुस्कुराहट से दिया करती। परिवार के मुखिया के रूप में ही नहीं, सदस्य के रूप में भी उनके अस्तित्व को नकार कर रख दिया था माँ ने। कई बार सुलू को लगा था कि माँ नहीं, बाबा कैदी होते जा रहे हैं। माँ तो घर से कम ही निकलती, पर बाबा उन पर निगरानी रखते हुए आश्वस्त नहीं थे। माँ के चेहरे की निश्चित नकार के सामने वे दीन हो गए थे और उभरी खींच उन्हें लगातार क्रूर बनाने में मददगार रही थी। उसी माँ का उस रात फूट फूट कर रोना, एक बार तो सहम गई थी माँ के टूटने की आशंका से भीतर तक हिल गई थी वो। माँ अगर टूट गई तो? हालांकि इस आशंका का कोई ठोस आधार नहीं था, पर अगले ही दिन के अखबार में बाबा की सख्त चुप्पी और माँ के आंसुओं का उत्तर मिल गया था। पुलिस की मुठभेड़ में भयंकर नक्सलवादी तपन कुमार की मौत का छोटा सा समाचार छपा था, पर सुबह माँ के चेहरे पर एक लकीर भी नहीं थी। सब जैसे माँ के आंसुओं ने धो पोंछ कर रख दिया था। बाबा ने एक बेहद बचकानी हरकत की थी। उस समाचार को लाल स्याही से रेखांकित कर मेज पर रख दिया था, पर माँ का अपनी संवेदनाओं पर गजब का नियंत्रण था। माँ ने अगर बाबा से एक सवाल भी नहीं किया तो उनके आगे घुटने भी नहीं टेके। शायद यही वजह थी कि बाबा की तिलमिलाहट चरम सीमा तक पहुंच गई थी। जीत कर भी हारना त्रासद होता है। बाबा अब माँ को चिढ़ाने के लिए तमाम धूर्तताएं करने लगे थे। माँ के पत्रों के कुछ वाक्य उसके जेहन में अब भी अंकित हैं। एक बार लिखा था, क्या क्या तिकड़में की जा रही हैं, कौन आता है कौन जाता है, इसका हिसाब भी नहीं रख पाती। तू नहीं समझ सकती है सुलू, तिलमिलाहट तो दूर, अब तो लगता है कि सह भी नहीं पाऊंगी। एक बार लिखा, तू जानती है काला पानी किसे कहते हैं? तेरे नाना ने तो झेला था। उसको लेकर एक खौफनाक अनुभूति मन में रही है, पर अब उससे भी खौफनाक काला पानी मैं झेल रही हूं। माँ के पत्र को पढ़कर वो भीग जाती। भीतर तक मन होता जल्दी से जल्दी उन्हें अपने पास लाकर रख ले। इस बार पूजा में घर गई थी पूरे 10 दिनों के लिए। माँ ने लिखा था कि पूरा इलाका सूखे की चपेट में। पिछले 2 सालों से पानी नहीं बरसा था। फसल सूखने लगी थी। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। जो बचे थे वे मौत की प्रतीक्षा में थे। गांव आने के पहले मैंने टीका लगवाने को लिखा था। अखबारों में कहीं कहीं बाबा का जिक्र होता, वक्तव्य होते, सूखे से त्रस्त लोगों के लिए घड़ियाली आंसू होते। उसे माँ की याद आने लगी थी। तपंदा होते तो माँ ऐसे में घर पर कतई नहीं रहती। झोला लेकर, खाने का सामान, कपड़े लत्ते और दवाइयां लेकर अब तक निकल पड़ी होती। आते ही माँ से पूरे जिले का हाल पूछा था। कुछ देर तो वे चुप रहीं, फिर बताया था कि पिछले दिनों शिबू काका घर आए थे।
बता रहे थे कि लच्छी के पूरे दिन है, घर खाने को दाना तक नहीं है, उन्हें अपनी चिंता नहीं है और न बच्चों की है। लच्छी, उसके लिए शेर भर ही चावल मिल जाए तो। तुझे पता है सुलू, बाबा ने हाथ फैला दिए थे। केंद्र सरकार की सहायता का झूठा आश्वासन देकर उन्हें टरका दिया था। मैं जानती हूं ये सहायता कब लाई जाएगी और कहां जाएगी। वे विद्रूपता के साथ मुस्कुराई थी। पर मां, उसने कुछ पूछना चाहा था कि मां ने टोक दिया था। मैं जानती हूं तू क्या पूछेगी, यही ना कि मैंने क्यों नहीं चुपके से सहायता कर दी। सुलू, तुझे पता है पूरे घर की दीवारों में तेरे बाबा ने आंखें फिट करवा रखी हैं। अब मुझे रसोई घर जाने की इजाजत नहीं है। भंडार की चाबी बाबा के विश्वस्त मुखिया के पास है। घर से मैं निकलूंगी भी तो कोई साथ होता है। मेरे पास रुपए हैं, मेरे अपने रुपए, पर इस वक्त वे तो कागज के टुकड़े हैं। लच्छी का पेट इनमें कैसे भर पाएगा। भूल नहीं पाती सुलू शिबू काका की आंख को। तेरे बाबा के लोगों ने तो अगली बार उन्हें गेट पर से ही लौटा दिया था। पूरी की पूरी बंजर जमीन उन आंखों में उगाई थी। मां के आंसू ढुलके जा रहे थे। मां की विवशता वो समझ गई थी। यूं भी तपंदा के जाने के बाद उन्होंने बहुत हद तक खुद को घर में कैद कर रखा था। बहुत होता है तो छत पर बैठकर दूर खेतों की ओर आंखें गड़ाए रहती। नौकरों से अपना काम नहीं लेती थी, काम खुद करती। उन्होंने ही बताया था कि इस त्रासदी में भी बाबा ने अपने पेशे के बुनियादी सिद्धांतों को भी ताक पर रख दिया था। वे केवल राजनीति होकर रह गए थे और इस आग में अपनी रोटियां सेक रहे थे। बंगले का अहाता चाटुकारों, गुंडों और व्यापारियों से भरा रहता। मंत्रियों के दौरे लगे रहते। परिस्थिति बदतर होती जा रही थी। गांव खाली हो रहे थे, कुछ मौत से, कुछ पलायन से। जो शेष थे ना, वे अशक्त थे, मौत की प्रतीक्षा में थे। तू तो लौट जाएगी ना छुट्टियां खत्म होते ही। मां पहली बार उसे लौटने को लेकर सशंकित होने लगी थी। शायद मां को भावनात्मक संबल की जरूरत महसूस होने लगी थी। चुप्पी को ढोते ढोते शायद वो उस कगार तक पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ एक विकल्प शेष रह जाता है। या तो एक चीख के साथ वे विद्रोह पर उतर आती, या घुटने टेक कर बाबा के सामने टूट जाती। कौन सा विकल्प अपनाएंगी मां? तपंदा होते तो शायद पहला ही तरीका अपनाती, पर अब क्या? उसे लगा मां को सिर्फ उंगली भर की पकड़ चाहिए। तपंदा की अनुपस्थिति में वो उंगली स्वयं वही बनेगी, उसने निश्चय किया था। मैं फिर आऊंगी मां, जल्दी ही आऊंगी। इस 1 वर्ष की पढ़ाई और पूरी कर लूं, फिर मैं रहूंगी और तुम। मां हंसी थी। कैसी हंसी थी जो भीतर तक उसे चीर कर उतर गई थी। मां, मैं इस गांव से प्यार करने लगी हूं, सच। यहाँ के लोगों से, यहाँ की जमीन से। मैं कुछ ना कुछ करूंगी मां यहाँ के लिए। वो भावुक हो गई थी। मां ने उसकी आंखों को चूम लिया था। राजधानी में बैठे बैठे तो इस गांव से प्यार भी करने लगी सुलू, अपने बाबा का अंश जो ठहरी।
इसी तरह की मोहक बातें ही तो करोगी। एकदम जादुई। हंसती हुई माँ गंभीर हो गई थी। फिर सहसा उठी थी और उसे हाथ पकड़कर उठाती हुई बोली थी, आज चल, तुझे आज ये गांव दिखा दूं, फिर तय कर लेना क्या सचमुच तो जुड़ी है यहाँ से। एक बात याद रखना सुलू, यहाँ के खेतों के पानी और मोहक रंग ही तूने देखे हैं, कभी उनका काला और विभत्स रूप भी देखा है क्या? यहाँ के हंसते भोले चेहरे देखे हैं, पर कभी उन्हें कंकाल की शक्ल में तब्दील होते देखा है क्या? माँ अक्सर यूं ही बातें किया करती थी। तपंदा के साथ रहकर वे कुछ अधिक संवेदनशील हो गई थी। हाथ पकड़ लिया था और कुछ ही क्षणों में वे खेतों की ओर जा रहे थे। शायद उसकी उपस्थिति के कारण ही माँ को अकेले निकलने की छूट मिल गई थी, वरना शायद माँ बाहर निकलती तो किसी पैरोल पर छूटे कैदी की तरह तंग आकर बाहर निकलना बंद कर दिया था उन्होंने। सुलू, जिसे बगैर देखे महसूस कर देती हूँ, उसके लिए घर से निकलना जरूरी नहीं है। दुख सिर्फ कुछ ना कर पाने का है। माँ ने उसकी ओर देखकर सहजता से ये वाक्य कहे थे। माँ पेड़ों पर सहजता के साथ चल रही थी, पर वहां खेत कहाँ थे? एकदम खाली दरारों वाली जमीन के बीच चल रहे थे। हवा में दुर्गंध भरी हुई थी और वो नथुनों में घुसने लगी थी। उसने नाक में रुमाल रख लिया था, पर माँ तो एकदम निर्विकार चलती चली जा रही थी। चलते 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 गांव की सीमा तक पहुंच गए थे वे। झुलसे पेड़ों के अलावा आदमजात तो क्या मवेशी भी नजर नहीं आ रहे थे। नाले से सही दिगू की झोपड़ी के पास माँ रुक गई थी। बचपन में साइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाने वाला दिगू जब उसे बिठाकर ले जाता तो उसके तेल सने बालों वाली बिटिया साइकिल पे बैठने की जिद करती रिरियाती हुई तो बेटी को वो डपट देता था। वो तेजी से साइकिल बढ़ा देता था। वो नन्ही लड़की बुक्का फाड़ कर रोती। बारिश हो या ठंड, दिगू वक्त पर साइकिल लेकर हाजिर होता। पूरा चित्र उसकी आंखों में घूम गया। दिगू, ओ दिगू, देख तो सुलू आई है शहर से। झोपड़ी से जीर्ण शीर्ण कंकाल सा जो व्यक्ति निकला, उसे दिगू मानने में संदेह होने लगा था। कितनी बड़ी हो गई है बिटिया? कंकाल की हंसी। कंकाल की हंसी क्या इतनी विभत्स होती है? यही तो वो दिगू था जो उसे छेड़ने के लिए हाथ छोड़कर साइकिल चलाता था। वो भय से चीखती तो हंसता हंसता दोहरा हो जाता। तेज बुखार में भी वो वक्त पर पहुंचता और उसे बिठाकर स्कूल पहुंचा आता, पर साइकिल की तेजी में कभी अंतर नहीं आता। उसी दिगू को उस दिन 10 कदम के फासले को तय करने में पूरे 5 मिनट लगे थे। पास आकर आंखें मिचमिचाकर बोला था, क्यों बिटिया, शहर में तो दाना पानी की कोनो किल्लत नाई है ना? चौंक गई थी वो। खाने की किल्लत जैसी बात उसके लिए नई थी, एकदम अछूती। खाने और जीने के लिए संघर्ष करते लोगों को माँ ने देखा होगा, तपंदा ने समझा होगा, पर वो स्वयं जैसे दूर रही थी उस दुनिया से। उसे अपने ऊपर ग्लानि होने लगी थी। कभी सोचा भी तो नहीं था
भूख के बारे में, उसकी तकलीफ के बारे में, अभावों के बारे में। उसकी तो सिर्फ इच्छाएं रही हैं, जिव्या की, स्वाद की, पर तड़प तो कभी रही ही नहीं। दिघू के लिए भूख या भोजन स्वाद बदलने की प्रक्रिया से अलग एक तड़प है, आंतों की ऐंठन है। माँ उसे ध्यान से देख रही थी। उसे लगा था वो माँ का हाथ झटक कर भाग जाए। लगा माँ अभी पूछेगी, बस इसी बूते कहती थी कि इन गांव वालों से प्यार है और इनके लिए कुछ करना चाहती है। एकदम बाबा की वारिस के रूप में नंगी हो आई है वो उनके सामने। उसे अपने पर क्रोध आ गया। माँ के संस्कारों का एक अंश भी तो नहीं ले पाई। खेतों की तरफ चलोगी आगे? माँ ने विषयांतर जानबूझकर किया था। वे अपने आप को अपराधी महसूस कर रही थी। ना बहू जी, बिटिया डर गई, दिघू ने उन्हें रोका था। माँ क्षणांश के लिए रुक गई थी। एक दृष्टि उस पर डाली थी, फिर दिघू पर, फिर सामने दूर खेतों पर, फिर निश्चित स्वर में बोली थी, डरने दो दिघू, अच्छा है। फिर जैसे अपने आप में बुदबुदाती हुई बोली थी, लेट हर फेस द ट्रुथ, और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था, जैसे उसे भागने से रोक रही। माँ के साथ चलते हुए उसने महसूस किया कि अब तक जो कुछ भी अखबारों के माध्यम से जाना था वो नाकाफी था। अखबारों में छपी खबरें संवेदना की गहराई नहीं छू पाई थी। इसमें दोष शब्दों का नहीं था। शब्दों में छूने की पूरी ताकत होती है, पर जहां संवेदनाओं की जमीन ही बंजर हो गई हो, वहां माँ शायद ठीक ही छेड़ा करती थी। बाबा का ही तो अंश हो ना। उसे दुख हुआ। वह क्यों नहीं वो सब महसूस करना चाहती जिसे माँ महसूस करती है। बेशक माँ भावों से दूर थी, पर अक्सर अनखाई रहती। घोर सर्दियों में वे महीन स्वेटर डाल लेती, बस कभी वो भी नहीं। अपने शरीर को यातना देने का ये उनका अपना तरीका था। उसमें बाबा के प्रति प्रतिक्रियात्मक आक्रोश उतना नहीं था जितना अभावग्रस्त लोगों की जिंदगी से जुड़ने का तीव्र एहसास। शायद जिनकी तकलीफों के विषय में सोचा करती थी, उन्हें कम करने के प्रयास में लगती थी। उन्हीं की उन तकलीफों को वो खुद भी जी कर देखना चाहती थी। माँ ने ये काम किसी दावे के साथ नहीं किया था, उसे अपने जीवन का एक अंग बना लिया था। पहली बार एहसास हुआ था कि गांव का अर्थ धान की लहलहाती शनील किसी फसल या लहंगा लहराती किशोरियां नहीं होता। गांव का अर्थ आग से झुलसी फसल और भुखमरी के कगार पर खड़े कंकाल भी होते हैं। जगह जगह मरे हुए जानवर, उन पर टूटते गिद्धों का झुंड। उसने आंखें मीच ली थी। सुलू, दिघू का बैल भी इन्हीं में है। उसने दिघू को देखा था। वहां कोई भाव नहीं उपजा था। शायद सूखे ने भावों की धरती भी बंजर कर दी थी। और फिर होता भी क्यों नहीं? एक के बाद एक मौत लगातार झेलते हुए क्या खाक संवेदनशीलता बच पाई होगी? संवेदनाएं पिघल पिघल कर बर्फ की तरह जम गई होंगी। और दिघू के बीवी बच्चे? उसने माँ से पूछा था। ऐसे में जानवर और आदमी में फर्क रह जाता है क्या? मरने में सिर्फ 10-5 दिन का अंतर रह जाता है। कभी जानवर पहले दम तोड़ देते हैं, कभी आदमी। तैश भरे स्वर में माँ ने सूचना दी थी। शाम के झुटपुटों में
माँ का चेहरा तमतमा उठा था। कुछ करने की अदम इच्छा न कर पाने से उपजा आक्रोश पिछले दिनों में लगातार उन्हें उत्तेजित कर रहा था। रात उतरने लगी थी जब वे लौटे थे। जब वो लौटी थी तो अखबार के नपुंसक आक्रोश और सरकारी लीपापोती के पीछे का सच उसके हाथों में था और वो तब्दील होने लगी थी, बाबा के अंश से माँ के संस्कारों में। अपने भीतर का वो बदलाव वो साफ महसूस कर रही थी। उसे लगा वो एकदम हल्की हो गई। सुलू, आज जो तूने देखा है ना, उसके आंकड़े ना तो अखबारों में हैं न तेरे बाबा के पास हैं। सुना है केंद्र से राहत मिल रही है, पर बहुत कच्चे रास्ते में है ना ये इलाका। सरकारी सवारी में सरकारी राहत को आने में वक्त लगेगा। पर तुझे पता है, जब वो आएगा तब कोई नहीं बचेगा यहाँ उसे लेने के लिए। फिर शुरू होगी तेरे बाबा जैसे लोगों की बंदर पाठ। माँ का चेहरा व्यंग से विद्रूप हो गया। अगली शाम माँ ने बताया था कि लच्छी ने दम तोड़ दिया। उसका बच्चा? उसने प्रश्न किया था। बच्चा नहीं था वो, मांस का बेडौल निर्जीव लोथड़ा। लच्छी का सींग सा शरीर उसके पैदा होते ही काट हो गया। उसने देखा था माँ के चेहरे पर खबर सुनाते हुए एक निश्चित भाव था जो पहले कभी नहीं आया। उस दिन बाबा अनाज दे देते दिकू काका को तो शायद बच जाती। उसने माँ को आश्वस्त पाना चाहा था, पर साफ जाहिर था कि वो उन्हें बहलाना भी नहीं चाहती थी। नहीं सुलू, तेरे बाबा देने वाले कौन होते हैं? बाबा ने तो छीन कर रखा है उनका कौर, देकर वे महान क्यों बन जाएं? पर छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है अब। माँ का स्वर कांप गया था। और देर होने का एहसास तुम्हें अब हुआ है माँ? ये वो थी, हाँ वही। उसके मुंह से अचानक फिसला था ये वाक्य। शायद पहली बार माँ से वो इस तरह बोली थी। माँ के संस्कारों का असर था। वो सहम गई थी, ग्लानि हो आई थी अपने ही वाक्य पर बस जुड़ी नहीं थी कि पापा का दंभ उगाया भीतर। पर वो माँ को चोट पहुंचाना कतई नहीं चाहती थी। उसने माँ को समझाने के अंदाज में मुंह उठाया। माँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा था, अपलक, फिर जैसे धीमे से मुस्कुरा दी थी। पास आकर उसका माथा चूम लिया था। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। उसका चेहरा दुख और वात्सल्य से भर आया था और वे दोनों ही एक दूसरे में भीगे हुए देर तक खड़े रहे थे। ये माँ के अंतिम शब्द थे। उस रात माँ बगैर खाए ऊपर छत पर लेट गई थी। शाम वो अकेले ही 10 मिनट के लिए बाहर निकली थी। वो भी साथ चलने लगी तो माँ ने मना कर दिया था। वो भूल गई कि माँ चुप्पी साध कर अपने भीतर लगातार ऊर्जा समेट रही थी ताकि वे अपने भीतर के तमाम उन पारंपरिक दबावों से लड़कर एक नई शक्ति स्रोत के रूप में सामने आए। रात देर तक करवटें बदलती रही थी। हवा में भयंकर उमस थी कि माँ के आहत मन को समझ रही थी। वजह से दोनों में से कोई नहीं बोला था। खाली आंखों में तारों को खोजते हुए उसकी आंख जाने कब लग गई। अचानक उठे शोर से उसकी आंख खुल गई थी। माँ की चारपाई खाली थी। किसी अनहोनी की आशंका से वो चीख कर उठी थी और मुंडेर पर आ खड़ी हुई थी। पिछवाड़े की कोठरी खुली हुई थी।
रोशनी छनकर बाहर पड़ रही थी। रोशनी में साफ दिख रही थी करीने से सजी ढेरों बोरियां। कोठरी के बाहर अंधेरे में एकाध आकृतियां खड़ी थीं। माँ कोठरी के अंदर थी। उन पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। हाथ में जाने क्या था, हंसिया या कोई अन्य औजार। एक एक बोरी को गोद रही थी। अनाज के दाने बिखरते चले जा रहे थे उन फटी हुई बोरियों से। वो लपक कर सीढ़ियां उतर गई थी माँ को रोकने। उसके पहुंचने के पहले ही बाबा और उनके कुछ साथी पहुंच चुके थे। माँ फूट फूट कर रोए जा रही थी। बाबा को देखकर जैसे बिफर पड़ी थी और चीखी थी, कब तक करोगे, कब तक करोगे ये सब, आखिर कब तक, बोलो। और अंधेरे में कोने में खड़े लोगों की ओर बोली थी, ले जाओ ये सब, हाँ ले जाओ, ये तुम्हारा हिस्सा है। वो माँ को आवाज देना चाहती थी, उसके पास भागना चाहती थी। इसी बीच बाबा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया। माँ हाथ छुड़ाने लगी थी। बाबा की पीठ ही थी उसकी तरफ। क्षणांश में क्या हो गया था वो समझ ही नहीं पाई थी। चीख सहसा बंद हो गई थी और वे जमीन पर गिर गई थी। उनके पेट के निचले हिस्से में हंसिया गड़ गया था और खून का फव्वारा फूट निकला था। आसपास की तमाम बोरियां लाल होने लगी थी। चावल के दाने लाल होने लगे थे। माँ की आंखें मूंद गई थी। भीड़ एकदम अवाक खड़ी थी। वो धीमे धीमे पीछे खिसकने लगी। तभी उसकी आंख कोठरी के किनारे खड़े दिघू काका पर पड़ी। शिबू, सनई सब पर पड़ी। वो क्षणांश के लिए रुकी, फिर ठीक उल्टी दिशा में भागने लगी थी, घर की ओर। श्वास की नली में अटकी सच्चाई और थरथराते होंठ सिले। फिर तो सब कुछ पलक झपटते निपट गया था। बाबा के प्रभाव का प्रताप था कि पोस्टमार्टम की नौबत ही नहीं आई। बाबा की प्रतिष्ठा में कोई आंच नहीं आई थी। सुबह 7 बजे सब कुछ खत्म हो गया था। माँ की देह झुलस चुकी थी। बाबा ने माँ को नक्सलवादी ठहराकर अपनी छाती पर राष्ट्रभक्त का तमगा भी ले लिया था, पर वो अभी जिंदा है। अगले दिन तपते बुखार में लौट आई थी हॉस्टल। पूरा सप्ताह जैसे कुछ सोते कुछ जागते बीता। बाबा की तमाम खबरें वो सुनती पड़ती है। वो हर बार चीख कर कह देना चाहती है कि माँ मरी नहीं थी, माँ का नक्सलवादियों से भी कोई संबंध नहीं था, माँ सिर्फ माँ थी। बस उनकी गलती यही थी कि उनका मातृत्व सिर्फ उनकी बेटी के लिए सीमित नहीं था। How are you feeling, my child? वार्डन का हाथ माथे पर पड़ गया। उसने आंखें खोल दी। होंठ फड़फड़ाने लगे। उनका शांत चेहरा देखकर आंखें भर आईं। फिर सो जाओ। पास खड़ी मिसेस गुप्ता से बोली, बेचारी को जबरदस्त शॉक लगा है। शी वॉज सो अटैच्ड टू हर मदर। फिर उठती हुई उसके ऊपर झुकी, धीमे से बोली, धीरज रखो सुलभा, अपने बाबा को देखो, कितना बैलेंस मेंटेन किया है। अपनी पत्नी का दुख भूल कर वे लोगों की सेवा में लगे हैं। ही इज सो ब्रेव। तुम तो उनकी बेटी हो। क्या कहेंगे लोग? अपना दुख सालता है, ठीक है, पर लोगों का? लुक एट हिम। वो वार्डन की ओर विस्फारित आंखों से देखती है। होंठ फड़फड़ा कर रह जाते हैं। उसने मुंह फेर लिया है। वार्डन बाहर चली गई। कह डालना चाहती है, वो कह डालना चाहती है सब कुछ, पर कब?
उसके विवेक ने उसका साथ भी दिया, तो क्या उसकी बात पर कोई विश्वास करेगा? जिस सत्य को मां अपने बलिदान के बावजूद स्थापित नहीं कर पाई थी, उसे क्या वो अपने बौनेपन के साथ स्थापित कर पाएगी? सूरज के डूबे गोलों ने दिशाओं को रंग दिया था। उसने मुट्ठियां खोल ली, रंग का आभास उसकी हथेलियों में फैल गया। नहीं नहीं, उसे अब मेहंदी की जरूरत नहीं रही। मां उसके हाथ में सशक्त परंपरा पकड़ा गई है। मां इतिहास नहीं बन सकती। मां ही नहीं, तपंदा और उनकी तरह मशाल उठाने वाले नेकी की ताकतें निरंतर चलने वाली कथा के अंश हैं। मां, तपंदा, अब वो फिर उसके बाद पात्र बदलते रहेंगे, पर ये कथा समाप्त नहीं होगी। जब इतिहास उन्हें पहचानेगा, ये कथा तब समाप्त होगी। उन्हें इतिहास में दर्ज करने की जिम्मेदारी उसे उठानी है। मां की ही तरह उसे भी जड़ों पर विश्वास है। कभी न कभी इतिहास सत्ता और स्वार्थ के चंगुल से निकलकर उन्हें पहचानेगा, और अगर वो रही तो उस पीढ़ी के कानों में चुपचाप मां का नाम गुनगुना देगी। उसने हथेलियां बंद कर ली और होठों पर एक निश्चित मुस्कुराहट फैल गई उसके। ये कहानी तो सुमति जी की यहीं पर समाप्त हुई, पर वो असमाप्त कथा क्या समाप्त हुई है? क्या पहुंच गई है किसी नतीजे पर, या अभी भी चलती जा रही है लड़ाई? ये निष्कर्ष तो आप निकालिए कहानी सुनने के बाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही दूसरी कहानी के साथ।